सोचिए, 1 अरब से भी ज्यादा लोग और उन सब को चलाने के लिए सिर्फ एक किताब। है ना कमाल की बात। आज हम इसी शक्तिशाली किताब यानी भारत के संविधान के एक बहुत जरूरी हिस्से को समझने वाले हैं। और देखिए, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिससे ऊपर कोई नहीं। चाहे देश के राष्ट्रपति हों या फिर एक आम नागरिक, हर किसी को इसके नियमों का पालन करना ही होता है। यही सबसे ऊपर है, सब इसके दायरे में है। तो चलिए अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। हम समझेंगे कि आखिर ये दस्तावेज इतना जरूरी क्यों है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और सबसे खास बात, इसकी 12 अनुसूचियों मतलब कि शेड्यूल्स को हम एक एक करके जानेंगे। जरा सोच कर देखिए, 1950 का भारत और आज का भारत, कितना फर्क है ना। उस वक्त की जरूरतें, समाज, सब कुछ कितना अलग था। और बस इसीलिए हमारे संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। मतलब ये पत्थर की लकीर नहीं है, ये तो समय के साथ जैसे जैसे समाज बदला, उसकी जरूरतों के हिसाब से खुद भी बदलता गया, विकसित होता गया। अच्छा, तो अब अनुसूचियों पर जाने से पहले 1 मिनट के लिए इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं, बल्कि बहुत ही कायदे से, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लिखी गई है। इसे हम एक बहुत बड़ी किताब की तरह देख सकते हैं। इसमें भाग हैं जिन्हें हम चैप्टर्स मान सकते हैं। फिर हर भाग के अंदर हैं अनुच्छेद, मतलब कि स्पेसिफिक रूल्स या पैराग्राफ्स। और फिर बिल्कुल आखिर में आती हैं अनुसूचियां। ये क्या हैं? ये एडिशनल जानकारी वाली लिस्ट्स और टेबल्स हैं। और ये बहुत दिलचस्प है कि जब संविधान बना था तब सिर्फ 8 अनुसूचियां थी, लेकिन आज इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। तो आज का हमारा पूरा फोकस इन्हीं पर रहने वाला है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं अपना सफर उन पहली 8 अनुसूचियों से जो बिल्कुल शुरुआत से संविधान के साथी थीं। और हाँ, इन्हें याद रखने के लिए हम कुछ मजेदार और आसान ट्रिक्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहली 4, शेड्यूल 1। इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट है, मतलब देश का पूरा नक्शा। शेड्यूल 2, ये है सैलरी यानी वेतन के बारे में। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई काम से पहले पैसे की बात यानी वेतन की बात है ना, तो नंबर 2 पर वेतन। अब आते हैं शेड्यूल 3 पर। यह है शपथ के बारे में। और देखिए, शपथ शब्द में भी 3 ही अक्षर हैं, श, प, थ। हो गया ना याद। और फिर है शेड्यूल 4, जो राज्यसभा की सीटों के बंटवारे से जुड़ी है। इसे ऐसे सोच सकते हैं कि जहां 4 लोग इकट्ठे हो जाएं, वहीं एक सभा बन जाती है। यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है, एक कैच है। वैसे तो ज्यादातर शपथ के बारे में शेड्यूल 3 में लिखा है, लेकिन देश के 3 सबसे बड़े संवैधानिक पद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ के लिए संविधान में अलग से आर्टिकल्स दिए गए हैं। इससे पता चलता है कि इन पदों का महत्व कितना ज्यादा है। चलिए अब अगली 4 पर चलते हैं, शेड्यूल 5। यह है शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब SC ST के प्रशासन से जुड़ा हुआ। इसे याद रखने की ट्रिक देखिए, 5 का जो शेप है वो S जैसा लगता है, S फॉर शेड्यूल्ड, है ना आसान। फिर है शेड्यूल 6। ये 4 खास राज्यों के जनजातीय इलाकों के लिए है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसे याद रखने के लिए एक शॉर्टकट है AMTM। फिर आती है शेड्यूल 7, जो केंद्र और राज्यों के बीच ताकत का बंटवारा करती है। और आखिर में शेड्यूल 8, जो जुड़ी है हमारे देश की ऑफिशियल भाषाओं से। ये जो 7वीं अनुसूची है ना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही तय करती है कि केंद्र सरकार के पास क्या शक्तियां हैं और राज्य सरकारों के पास। इसमें 3 लिस्ट हैं। पहली यूनियन लिस्ट, जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरी स्टेट लिस्ट, जिस पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब इस पर दोनों कानून बना सकते हैं। और मजे की बात यह है कि समय के साथ इन लिस्ट्स में मौजूद सब्जेक्ट्स भी बदले हैं। यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स का बढ़ना यह दिखाता है कि धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों और केंद्र राज्य के बीच तालमेल की जरूरत बढ़ती गई है। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची की, यानी भाषाओं की। जब संविधान बना था तब इसमें सिर्फ 14 भाषाएं थीं, लेकिन आज इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। और यहां एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है। सोचिए, क्या अंग्रेजी इस लिस्ट में है? नहीं, अंग्रेजी इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन नेपाली, जो कि एक तरह से विदेशी भाषा है, वो इस लिस्ट में शामिल है। है ना चौंकाने वाली बात। तो ये तो थी वो 8 अनुसूचियां जो शुरुआत से ही थीं, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब हम बात करेंगे उन 4 की जिन्हें बाद में जरूरत पड़ने पर संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया।
ये अपने आप में एक बदलते हुए, विकसित होते हुए भारत की कहानी है। इन चारों ने भारत को एक नई दिशा दी। देखिए कैसे। सबसे पहले आई 9वीं अनुसूची 1951 में ही। ये जमीन सुधारों को कानूनी दांवपेच से बचाने के लिए थी, जो आज़ादी के ठीक बाद बहुत बड़ी जरूरत थी। फिर कई साल बाद 1985 में राजनीति में जो आया राम गया राम का खेल चलता था, उसे रोकने के लिए आई 10वीं अनुसूची, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। और फिर आया सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी बदलाव साल 1992 में। 73वें और 74वें संशोधन ने लोकतंत्र को सीधे गांव और शहर की गलियों तक पहुंचा दिया। इसी से पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक ताकत मिली। और ये जो पंचायती राज है ना, ये सिर्फ एक कानून नहीं है। इसके पीछे महात्मा गांधी का एक सपना था, राम राज्य का सपना। एक ऐसा सिस्टम जहां ताकत, सत्ता गांव के आखिरी इंसान तक पहुंचे। 1992 में इसी सपने को कानूनी जामा पहनाया गया और हमारे लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत किया गया। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि हमारा संविधान कोई म्यूजियम में रखी हुई पुरानी किताब नहीं है। ये तो एक जिंदा, धड़कता हुआ दस्तावेज है, जो देश की नब्ज के साथ चलता है, बदलता है। तो हमने 1 से लेकर 12 तक का ये पूरा सफर देखा। जमीन के मसलों से लेकर भाषाओं तक, नेताओं के दल बदल से लेकर गांव की पंचायत तक। आखिर ये सब हमें बताता क्या है? ये यही दिखाता है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की मूर्त नहीं है। 8 से 12 अनुसूचियों तक का ये सफर ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक जिंदा दस्तावेज है, एक लिविंग फ्रेमवर्क है, जो देश के सामने आने वाली हर नई चुनौती के लिए खुद को तैयार करता है। और यह सोचना भी तो दिलचस्प है कि क्या भविष्य में हमें किसी 13वीं अनुसूची की जरूरत पड़ेगी? शायद पर्यावरण के लिए, या डिजिटल अधिकारों के लिए, या फिर किसी ऐसे नए मुद्दे के लिए जिसके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते।